हेलो दोस्तों, स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल आकाश एजुकेशनल चैनल के ऊपर। जैसा कि आप लोग को मालूम होगा, हम क्लास 10th के साइंस पार्ट 1 का कुछ सीरीज़ प्लेलिस्ट चालू किए हुए हैं। उसमें हमने क्लास 10th के साइंस पार्ट 1 का फर्स्ट चैप्टर का जो कि ग्रेविटेशन है, उसके हमने टोटल 3 लेक्चर कंप्लीट कर चुके हैं। अगर आप नहीं देखे हैं तो प्लेलिस्ट जाइए, आप वहाँ जाके उसे देख सकते हैं। और आज साथ ही साथ हम एक कदम और आगे बढ़ते हुए लेक्चर नंबर 4 लेके आए हैं, जिसमें कि आपको कुछ बेहतरीन कंसेप्ट मिलेगा कि लो टाइड, हाई टाइड, मून की वजह से क्या होता है और जी की एक्चुअल वैल्यू क्या है। अगर आप ये सब जानने के लिए बेताले हैं तो इस वीडियो को अंत तक ज़रूर देखिए। आइए बिना किसी देरी के इस लेक्चर को आज के स्टार्ट किया जाए। ये सब दोस्तों जो आप लोग जो सॉल्व एग्जाम्पल देख रहे हो, सॉल्व एग्जाम्पल हम लोग इस लेक्चर में ना करवा के इसके लिए सारे सॉल्व एग्जाम्पल के लिए हम एक स्पेशल लेक्चर लेके आएंगे। उसमें सारे सॉल्व एग्जाम्पल को कवर कर लिया जाएगा। फ़िलहाल इस समय हमारा ध्यान है थ्योरेटिकल लेक्चर के ऊपर। ये देखते हैं थ्योरेटिकल लेक्चर क्या है। अगर आप दिखाने की मैं आपको टेक्स्ट बुक में कोशिश कर रहा हूँ तो देखिए पेज नंबर 6 आप अपना भी टेक्स्ट बुक का खोल लेंगे तो आपको मिल जाएगा। यहाँ पे क्या दिया, लो एंड हाई टाइड्स कैसे आते हैं मून की वजह से। आज तक तो आपने सुने होंगे कि बहुत सारे रीज़न की वजह से लो टाइड हाई टाइड आता है, लेकिन आज पहली बार आप लोग शायद सुन रहे हो या तो कोई सुना हो कि मून की वजह से लो टाइड हाई टाइड कैसे आता है। तो आइए आज के इस वीडियो में हम इस टॉपिक को कवर करते हैं। पहले तो मैं आपको लो टाइड एंड हाई टाइड का कुछ प्रैक्टिकल नॉलेज दे देना चाहता हूँ, उसके बाद थियरी पढ़ के हम समझेंगे। आइए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। जैसा कि आप लोग देख सकते हैं, मैं दिखाने की कोशिश करता हूँ। ये आप देखिए, हाँ दिख रहा है आप लोग को। ये अपना एक अर्थ है, एक मिनट, अपना अर्थ है, ये अपना मून है। ये अर्थ है, मून है। अभी मून और अर्थ को एक ग्रेविटेशनल नाम का फोर्स अपने तरफ दोनों को अट्रैक्ट करता है, लेकिन जो अर्थ लेकिन जो अर्थ रहता है वो अपने ऑर्बिट से चिपका रहता है और जो मून है वो अपने ऑर्बिट से अटैच रहता है। इसलिए ना अर्थ मून को अट्रैक्ट कर पाता है ना मून अर्थ को अट्रैक्ट कर पाता है, क्योंकि दोनों अपने ऑर्बिट से ही लगे हुए हैं। तो क्या होता है, लेकिन अर्थ नहीं अट्रैक्ट होता। अर्थ के ऊपर जो वाटर है, सी है, समुद्र है, ये मून से जाके अट्रैक्ट होते हैं। तो इसमें क्या होता है, अगर ये मून डायरेक्ट इस वाटर से जाके अट्रैक्ट हो जाए, डायरेक्ट आप देख रहे हो तो देखो, अगर डायरेक्ट जाके इस मून अट्रैक्ट हो जाए, एक मिनट वहाँ पे थोड़ा गंदा हो गया, देखिए ये अर्थ है, ये मून है। अगर ये मून डायरेक्ट अर्थ से, यहाँ पे वाटर भी है, यहाँ पे अगर ये डायरेक्ट जाकर अट्रैक्ट हो जाए, इसे हम कहते हैं हाई टाइड। तब हाई टाइड आने की संभावना रहती है। अगर ये अर्थ डायरेक्ट ना जाके, मतलब ऐसा चले जाए 90 डिग्री का बना के, ऐसे ये अर्थ, ये जो मून है वाटर से अट्रैक्ट हो, तो होता है लो टाइड्स। कैसे हुआ, आइए एक बार फिर रिवाइज करते हैं इसे। ये अपना मून है, ये अपना अर्थ है, ये दोनों को ग्रेविटेशनल फोर्स दोनों को एक दूसरे से अट्रैक्ट कर रहा है, लेकिन इसमें मजबूरी क्या है, दोनों अट्रैक्ट क्यों नहीं पा रहे। तो इसका सबसे बड़ा कारण ये है कि ये जो अर्थ है ये अपने ऑर्बिट से चिपका हुआ है और जो मून है अपने ऑर्बिट से चिपका हुआ है। लेकिन इसके बावजूद जो अर्थ में जो वाटर है, सी समुंदर है, जो समुंदर है उसका जो पानी है वो मून से अट्रैक्ट हो जाता है। अगर वो मून से डायरेक्ट अट्रैक्ट हो तो हाई टाइड होता है, लेकिन अगर वही वो 90 डिग्री पे अट्रैक्ट हो तो लो टाइड्स होता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग प्रैक्टिकल नॉलेज समझ रहे होंगे। तो आइए थोड़ा थ्योरेटिकल नॉलेज भी समझ लेते हैं। इधर क्या क्या लिखा है देखते हैं। यू मस्ट बी नो अबाउट द हाई एंड लो टाइड्स दैट ऑकर रेगुलर इन द सी। इसका मतलब पॉइंट फर्स्ट का मतलब है कि हाई टाइड और लो टाइड समुद्र में रोजाना आते हैं। अगर आपको भी मालूम होगा, हम लोग बचपन से 5वीं 6वीं से ये चीज़ पढ़ते आ रहे कि एक दिन में दो बार टाइड्स आते हैं, एक बार हाई टाइड्स एक बार लो टाइड। तो इसमें कोई बहुत बड़ी बात नहीं है। फिर द लेवल ऑफ सी वाटर एट एनी गिवन लोकेशन along sea shore increase and decrease twice a day
एट रेगुलर इंटरवल। तो वही मैं बताया कि दिन में 2 बार आते हैं। कभी कभी समुद्र के पानी का लेवल बढ़ जाता है तो अभी घट जाता है, तो उसी को हम लो टाइड हाई टाइड कहते हैं। आगे क्या लिखा है, हाई एंड लो टाइड्स ऑकर एट डिफरेंट टाइम्स एट डिफरेंट प्लेसेस। सही बात है, डिफरेंट टाइप सिर्फ डिफरेंट प्लेसेस पे आ सकता है। अगर इसका आपको बेस्ट एग्जांपल देखना तो आप अक्सर न्यूज़ में देखते रहेंगे। अरे आप लोग अक्सर न्यूज़ में देखते रहेंगे कि अरे बंगाल के खाड़ी में जैसे हम बोलते हैं ना सुनामी आने वाला, तो उसी तरीके से कभी कभी क्या होता है, हमारे टोटल वर्ल्ड में 7 महासागर है, तो वो सबके पानी का क्षेत्र जो है कभी कभी अन्य लोकेशन पे कभी बढ़ जाता है तो कभी घट जाता है। उसी को हम लो टाइड और हाई टाइड कहते हैं, और ऐसा रोजाना एक दिन में 2 बार देखा जाता है। फिर क्या है, द लेवल ऑफ वाटर इन द सी चेंजेस बिकॉज ऑफ द ग्रेविटेशनल फोर्स एक्सट्रैक्ट बाय द मून। सही बात है, मैंने आपको यहाँ पे प्रैक्टिकल में बताया ये अर्थ तो अट्रैक्ट नहीं होता, लेकिन अर्थ का जो वाटर है ये मून के ग्रेविटेशनल फोर्स से अट्रैक्ट हो जाता है, इसके लिए टाइड्स आता है। फिर वाटर डायरेक्टली अंडर द मून गेट्स पुल्ड टूवर्ड्स द मून एंड द लेवल ऑफ वाटर देयर गोस अप कॉजिंग हाई टाइड एट द प्लेस। वही है कि अगर वाटर डायरेक्ट जाके हो, आप लोग ऐसे समझिए, अगर पानी डायरेक्ट मून से जाके अट्रैक्ट हो जाए तब हाई टाइड्स आता है, वही इधर बताए। फिर at two places on the earth of 90 degree from the place of high tide the level of water is minimum and low tides occur there is a so in the figure 1.6। यही बताया गया है, अगर जो वाटर है 90 डिग्री पे जाके अर्थ सॉरी आप लोग को देख नहीं रहा है, देखिए अगर यही जो अर्थ है 90 डिग्री पे जाके मून से अट्रैक्ट हो वाटर तो लो टाइड्स आता है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को समझ में आया होगा। अगर कोई डाउट है तो कमेंट बॉक्स में कर सकते हैं। आज का हम सेकंड टॉपिक हमारे लिए क्या है, अर्थ ग्रेविटेशनल फोर्स। सबसे हमारा ईजीएस्ट टॉपिक है इस चैप्टर में का। क्यों? क्योंकि ये टॉपिक को हम 8वीं 9वीं से पढ़ते आ रहे हैं, तो इसमें कुछ कठिनाई नहीं होने वाली। ये देखिए यहाँ पे क्या क्या लिखा है, जो हमारा फर्स्ट लेक्चर देखे होंगे तब अच्छे से, तो उसे तो ये सब रीडिंग करते ही समझ में आ जाएगा क्या लिखा है। अगर नहीं आप देखे हो तो कोई बात नहीं, याद देख लो। The earth attracts every object near it towards itself because of the gravitational force. The center of mass of the earth is suitable at its center, so the gravitational force on any object due to the earth is always directed toward the center of the earth. Because of this force an object falls vertically downwards on the earth। वही कि अगर कोई भी अर्थ, ये देख आपको मैं ऐसे समझाता हूँ बुक के ऊपर। ये सपोज कीजिए अर्थ है, अगर कोई चीज़ आप ऊपर फेंके और दोबारा अर्थ पे ही अट्रैक्ट होके आई, तो उसे हमने फर्स्ट लेक्चर में बताया था कि ये ग्रेविटेशनल फोर्स के वजह से वो दोबारा अट्रैक्ट होके आती है। लेकिन हमने ये भी इसमें क्या पूछा है, यहाँ पे आप देखने का अगर दिखाता हूँ, अगर आपको दिख रहा होगा कैमरा, हाँ, कि ये वर्टिकली ही डाउनवर्ड क्यों होता है। सीधी सी बात है, इसमें खासियत क्या रहती है कि ये कभी भी गिरेगा तो वर्टिकली ही गिरता है, हॉरिजॉन्टल नहीं गिरता। क्यों नहीं गिरता? क्योंकि ग्रेविटेशनल फोर्स हरदम अर्थ के सेंटर के ग्रेविटी में रहता है, इसलिए वर्टिकली ही डाउनवर्ड होता है। फिर सेकंड टॉपिक क्या है, सिमिलरली व्हेन वी थ्रो अ स्टोन वर्टिकली अपवर्ड्स दिस फोर्स ट्राइज टू pull it down and reduce its velocity. Due to this constant downward pull, the velocity becomes zero after a while. The pull continues to be exerted as the stone starts moving vertically downward toward the center of the earth under its influence। मतलब आपको अगर इसका बेस्ट एग्जांपल देखना हो तो आप अपने घर पे जाना, एक स्टोन मतलब एक पत्थर लेना, उसको हवा में जोर से उछालने के बाद देखना वो कुछ समय के बाद वो ऑटोमेटिक डाउनवर्ड होने लगेगा। उसका रीज़न क्या है? क्योंकि ग्रेविटी अपने तरफ उसको आकर्षित करके खींच रही है, और साथ ही साथ उसकी वेलोसिटी भी उसकी डिक्रीज होगी। इसमें एक और चीज़ याद रखने वाला पॉइंट है, अगर देखो समझ लो ये अर्थ है, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट यहाँ से ऊपर जा रहा है तो उसकी वेलोसिटी एकदम, उसकी जो ग्रेविटी रहेगी एकदम प्लस में रहेगी। अगर कोई ऑब्जेक्ट ऊपर से नीचे आ रहा है तो उसकी ग्रेविटी एकदम माइनस रहेगी। ये एक बेसिक कंसेप्ट था, अगर जिसको नहीं मालूम होगा देख लेना।
अगर आपको ग्रेविटेशनल फोर्स में कोई दिक्कत है तो आप कमेंट कर सकते हो, या तो आप फर्स्ट लेक्चर जाके मेरा देख लेंगे तो बेस्ट रहेगा, एकदम बेहतरीन समझाया हुआ है। अब आ गया सॉल्व एग्जाम्पल। सॉल्व एग्जाम्पल जैसा कि हम एक अलग वीडियो लाएंगे सॉल्व एग्जाम्पल के लिए, उसमें एक्सप्लेन करेंगे। अब क्या है, यूज़ योर ब्रेन पावर। आइए थोड़ा इसमें अपना दिमाग लगाते हैं हम लोग। फिर यहाँ पे क्या लिखा है, द ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू द अर्थ आल्सो एक्ट्स ऑन द मून बिकॉज ऑफ इच इट revolves around the earth. Similarly, situations exist for the artificial satellites orbiting the earth. The moon and the artificial satellites orbit the earth. भाई ये तो हम लोग बचपन से सुनते आ रहे हैं, बचपन में इसके ऊपर कई सारी पिक्चर भी बनी है, मूवी छोटे छोटे बच्चों के लिए मतलब एक कॉमेडी टाइप, और हमारे साइंस में भी हमारे स्कूल में दिखाया जाता है कि जो अर्थ का आर्टिफिशियल सैटेलाइट हम जिसे मून कहते हैं, मून क्या है, अर्थ का आर्टिफिशियल सैटेलाइट है, वही इधर बताया है, और कुछ खास इधर नहीं है। हम अपने टॉपिक नंबर 3 पे चलते हैं। टॉपिक नंबर 3 क्या है, अर्थ ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन। ये टॉपिक 9th स्टैंडर्ड में था, आया हमारे बुक में था। जिस बच्चे ने ध्यान से पढ़ा होगा तो उसको इसके बारे में कुछ मालूम होगा, लेकिन उसमें कुछ खास नहीं था। उसमें ये बताया गया हुआ था कि अर्थ की जो ग्रेविटेशन एक्सीलरेशन है उसको हम सिर्फ जी से डिनोट करते हैं, लेकिन इसमें थोड़ा सा एडवांस लेवल दिया है, क्योंकि भाई हम अब एसएससी बोर्ड की तरह तैयारी कर रहे हैं ना, तो एडवांस तो रहेगा ही ना भाई, तो एडवांस पढ़ते हैं। क्या है, द अर्थ एक्सट्रैक्ट्स, आप लोगों को दिख रहा है, हाँ, द अर्थ एक्सट्रैक्ट्स ग्रेविटेशनल फोर्स on objects near it according to Newton's second law of motion. A force acting on a body results in its acceleration. इसे हाँ यहाँ तक पहले समझ लेते हैं। ये जो ग्रेविटेशनल फोर्स के जितने भी नियर ऑब्जेक्ट्स में आते हैं उसको न्यूटन के सेकंड लॉ के मोशन के हिसाब से ग्रेविटी जो है एक्सीलरेशन के माध्यम से उस बॉडी को अपने पास अट्रैक्ट कर लेती है, यही इसका मतलब था। और क्या है, thus the gravitational force due to the earth on a body results in its acceleration. This is called acceleration due to gravity and is denoted by g. Acceleration is a vector. हमने 9th स्टैंडर्ड में पढ़ के था या कि जो अर्थ की ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन उसको हम जी से डिनोट करते हैं, तो इसमें कुछ नया तो हम नहीं पढ़े। आगे पढ़ते हैं, द ग्रेविटेशनल फोर्स ऑफ एन ऑब्जेक्ट due to the earth is directed toward the center of the earth. The direction of the acceleration due to gravity is also directed toward the center of the earth. Example, vertically downward. इसमें क्या लिखा है, जो भी ग्रेविटेशनल फोर्स है किसी भी ऑब्जेक्ट को डायरेक्ट अपने अर्थ के सेंटर पे खींच लाती है। तो किसके माध्यम से खींच लाती है, तो एक्सेलरेशन के माध्यम से खींच लाती है। एग्जांपल अगर देखना तो वो वर्टिकली ही डाउनवर्ड्स होता है। मुझे उम्मीद है कि टॉपिक भी आपको समझ में आया होगा, अगर नहीं आया तो कमेंट करना, इससे आ जाना चाहिए क्योंकि 9th स्टैंडर्ड का एक टॉपिक है। इसके बाद एक डेरिवेशन है, इसे समझना बहुत इंपॉर्टेंट है। अगर ये आप समझ गए ना तो ग्रेविटेशन का तो आप बेसिक आपका क्लियर हो जाएगा, क्योंकि आपको 11th स्टैंडर्ड में भी बहुत काम आने वाला है। तो देखिए यहाँ पे देखिए, वो सब छोड़िए, हम ज़्यादा टेक्स्ट बुक की भाषा नहीं पढ़ते। टेक्स्ट बुक में बहुत कुछ बड़ा चढ़ा के लिखा रहता है। यहाँ पे देखो, एक सेकंड दिखाने की कोशिश करता हूँ आपको, हाँ देख रहा होगा मुझे उम्मीद है। देखिए हमारे पास 2 फार्मूला है। सबसे पहला फार्मूला क्या है, हमारे जो फोर्स का फार्मूला उसे हम mg कहते हैं। और अगर आप हमारा 3rd लेक्चर देखे होंगे तो हमें एक और फोर्स का फार्मूला मिला है जिसको हम बोलते हैं Gm1 m2/r²। अगर आप 2nd देखे होंगे न्यूटन यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन, तो इसमें ये फार्मूला हमें मिला था और ये फार्मूला हम 9th स्टैंडर्ड से पढ़ते आ रहे हैं। इसी फार्मूले के बेसिस पे इक्वेशन है। बोलोगे कैसे भैया, देखो फोर्स है mg, इसका इधर रहने दो, अभी जो इसका इक्वल टू है, इक्वल टू का साइन दो, फिर लिखो gm 2m है, तो चाहे m1 दो चाहे नहीं दो, बात बराबर होती। फिर f तो वैसे ही रहेगा, अभी m कॉमन है, m काट जाएगा, g इक्वल टू Gm/r²। अभी ये फोर्स की भी हमें कोई ज़रूरत नहीं है। तो ये रहा हमारा इक्वेशन। अभी ये इक्वेशन आपको अगर दिख रहा हो, देखिए G इक्वल टू Gm/r²। इस इक्वेशन से आप ग्रेविटी की वैल्यू निकाल सकते हैं।
लेकिन इसके लिए एक शर्त है कि आपको ग्रेविटी का वैल्यू और मास और रेडियस मालूम रहेगा तो ये आप निकाल सकते हैं। आइए हमारे टेक्स्ट बुक में एक सम है, यहाँ पे देखिए, आप अगर दिख रहा हो तो क्या लिखा है, द यूनिट ऑफ जी इन एसआई यूनिट्स इज मीटर सेकेंड पर स्क्वायर। द मास एंड रेडियस ऑफ द अर्थ आर 6 multiplied by 10 24 kg and 6.4 10 power 6 m रिस्पेक्टिवली यूजिंग दिस इन 6। मतलब देखिए यहाँ पे हमें ग्रेविटी का भी देखिए वैल्यू दे के रखा है, मास का भी दे के रखा है। तो आइए ना हम जी का निकाल देते हैं। देखो हम जी का ही फार्मूला यूज़ करेंगे, एक सेकेंड, हम जी का ही फार्मूला यूज़ करके किस तरीके से इसे निकालते हैं। जी लिखे, मुझे उम्मीद आप लोगों को देखता होगा, जी है ना। यहाँ हमने क्वेश्चन में पढ़ा था कि जी की वैल्यू क्या थी, हमने थर्ड लेक्चर में से पढ़ के हम आए हैं, तो ये पढ़ने वाली कोई चीज़ नहीं है। और फिर हमें मास का वैल्यू दे कर रखा था, क्या था, 6 multiplied by 10 power 24। नहीं दिख रहा है क्या, एक सेकेंड, अब दिख रहा होगा। तो जी निकालना है, सॉरी अपॉन रेडियस था ना, रेडियस था, तो रेडियस को कैसे लिखेंगे, 6.4 मल्टीप्लाई बाय 10 पावर 6/2। अगर आप इसको सिंप्लीफाई करोगे, सिंप्लीफाई कैसे करना है, नंबर के साथ मल्टीप्लाई करो, पावर के साथ मल्टीप्लाई करोगे तो आपको एक वैल्यू मिलेगी 9.77 मीटर, से मिलेगा, सॉरी एक सेकेंड, जी की वैल्यू मिलेगी आपको 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ये दिख रहा होगा, इसको ध्यान से देखो कि कितनी वैल्यू मिली जी की, 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। हम लोग क्या बोलते हैं कि हमारी ग्रेविटी की वैल्यू 9.8 है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, लेकिन हम उसे परफेक्ट डाटा के तौर हम नहीं कहते, सिर्फ ऐसे एक अनुमानित बोल देते कि 9.8, लेकिन परफेक्ट जो है वो 9.77 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है। मुझे उम्मीद है कि आप लोग को लो टाइड एंड हाई टाइड मून की वजह से समझ में आ गया होगा, और एक्चुअल जी जो परफेक्ट वैल्यू होता है उसे कैसे निकाला जाता है। अर्थ ग्रेविटेशनल एक्सीलरेशन जो टॉपिक है समझ में आया होगा। अगर आपको कुछ भी डाउट हो, एक वर्ड का भी नहीं मीनिंग समझ में आ रहा हो ना, या तो आप हमें कमेंट बॉक्स में लिख के पूछ लीजिए, या तो आपके डिस्क्रिप्शन में इंस्टाग्राम और टेलीग्राम चैनल का लिंक है, आप वहाँ जाके हमसे पूछ सकते हैं, हम आपको आंसर देने की पूरी कोशिश करें। और साथ ही साथ आप लोग के लिए गुड न्यूज़ है, हम ये सब आपको थियरी सब्जेक्ट के साथ साथ आपको मैथ्स पढ़ाएंगे, मतलब बहुत सारी सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, वो सब बात की बात है, लेकिन इसके साथ आपको एक्सरसाइज के भी आंसर आपको PDF फॉर्म में चाहिए, टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कीजिए। और कल आएगा लेक्चर नंबर 5, तो उसे भी ज़रूर देखना।